Assalamualaikum students. This is the last video of the week और लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने फाइल जो है इससे डेटा जो है इसको रीड किया, जिसको हम फाइल प्रोसेसिंग कहते हैं। फाइल से इंफॉर्मेशन जो डेटा है इसको हमने रीड किया और इस एक्टिविटी को हमने 4 स्टेप्स के अंदर इफेक्टिवली परफॉर्म किया। एक सबसे पहले हमने इसके लिए एक हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन किया और हैंडलर ऑब्जेक्ट को फाइल के साथ एसोसिएट कर दिया और फिर फाइल से हमने डेटा रीड किया 2 तरीकों से और उसके बाद हमने फाइल जो है इसको एंड पे क्लोज कर दिया। तो हमने ये कहा था कि जो फाइल प्रोसेसिंग है ये हम ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम एक हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हैंडलर ऑब्जेक्ट अगर हम रीड कर रहे हैं तो ifstream टाइप का हैंडलर ऑब्जेक्ट बनता है और अगर हम राइट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ofstream टाइप का हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम फाइल को ओपन करते हैं। दिस इज द सेकंड स्टेप। फाइल को ओपन करके हम हैंडलर ऑब्जेक्ट को लिंक अप कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं फाइल के साथ और फाइल के ऊपर जो भी प्रोसेस हमने करना है लेटर ऑन उस प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द हैंडलर ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह से इस प्रोसेस के अंदर जो है एक ट्रिकी पार्ट है कि आपने फाइल को जब ओपन करना है तो वो हैंडलर ऑब्जेक्ट जो है वो एसोसिएट हो जाता है फाइल के साथ और फिर आप उस फाइल में रीड या राइट का प्रोसेस जो है वो फाइल के नेम के साथ नहीं करते बल्कि हैंडलर ऑब्जेक्ट के साथ आप रीड एंड राइट का प्रोसेस जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। Opening of the file is not just opening of the file, it is basically associating the handler object with the file and later on we can access the handler file by using this handler object। ये actually इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो हो रहा होता है। हम रीड एंड राइट करते हैं थर्ड स्टेप में और एंड के ऊपर हम फाइल जो है इसको क्लोज कर देते हैं। लास्ट जो प्रोसेस है क्लोज वाला इसको परफॉर्म करना ऐसे कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन इस बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आपने एक रिसोर्स जिसको रीड एंड राइट के लिए ओपन किया है तो जब आपको उसकी फर्दर जरूरत नहीं है तो आप उसको क्लोज कर दें। ये एज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है इस चीज को हम फॉलो कर रहे होते हैं। दीज आर द 4 स्टेप्स जो कि हम परफॉर्म करते हैं। फाइल रीडिंग के लिए हम ifstream का हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। अगर फाइल जो है वो सेम फोल्डर के अंदर है तो हम सिर्फ फाइल का नेम देते हैं, एक्सटेंशन देते हैं और अगर फाइल जो है वो किसी और फोल्डर में है तो हम फिर उसका फुल क्वालिफाइड पाथ जो है या कंप्लीट पाथ जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके जी। और ये भी मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम 2 दफा स्लैश साइन जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं। 2 दफा स्लैश साइन यूज करना आप जानते हैं कि एस्केप करैक्टर होता है। सिंगल टाइम स्लैश साइन अगर आप यूज करें तो दिस इज द एस्केप करैक्टर और एक दफा स्लैश साइन को डिस्प्ले करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए आपको उसे 2 दफा लिखना पड़ता है। तो सी आउट स्टेटमेंट के अंदर आप ऑलरेडी देख के आए हैं कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास में एक दफा स्लैश को कंसिडर कराते हैं तो स्लैश को एक दफा कंसिडर करवाने के लिए आपको उसे 2 दफा लिखना पड़ता है, क्योंकि एक दफा स्लैश साइन जो है इसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है एज ए एस्केप करैक्टर। तो अगर हम एक्चुअली स्लैश सिंबल यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें से 2 टाइम्स जो है वो लिखना पड़ता है। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच इज बेसिकली आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, एंड पे हम फाइल जो है इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे फाइल को ओपन करने से हम हैंडलर ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर देते हैं फाइल के साथ और फिर रीड एंड राइट जो है इस हैंडलर ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं फाइल में। ये ओपन प्रोसेस होता है और जब आप क्लोज करते हैं तो ये जो लिंक है, एसोसिएशन है, ये खत्म हो जाती है। अब आप इस फाइल को हैंडलर ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने वो जो लिंक बनाया था ओपन के साथ उस लिंक को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है या डिस्कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लें। लास्ट टाइम इसको हमने देखा था। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक कैरेक्टर को रीड किया था। रीजन ये थी कि हमारे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है उसको सेव कर सकते हैं
और फाइल में से एक सिंगल कैरेक्टर को हमने ट्रांसफर कर दिया था वेरिएबल ए के अंदर, और फिर स्क्रीन पे ट्रांसफर करने के लिए हमने ए का जो डेटा है उसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर दिया, एंड पे हमने फाइल जो है इसको क्लोज कर दिया था। ओके, तो एक कैरेक्टर हमने देखा था कि ये डिस्प्ले होता है। लास्ट टाइम हमने इसको डिफरेंट और तरीकों से भी प्रोसेस किया था, और थोड़ा सा जरा मैं इस प्रोसेस के ऊपर जो है थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो करना चाहूंगा। जरा इस पे गौर करिएगा। यहाँ पे जरा देखिएगा कि आपने एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का, और आप ये एक स्टेटमेंट शुरू से लिखते आ रहे हैं सी इन, और फिर ये एरो ऑपरेटर्स जिनको हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं, और एक्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको हमने ये बात की थी बड़ी शुरू में, शायद आपको याद हो कि सी इन के बारे में हमने कहा था कि ये भी एक हैंडलर ऑब्जेक्ट है। तो सी इन जो है इसके बारे में आज हम यहाँ पे रिवील कर रहे हैं, और कुछ हद तक आप अब समझ भी रहे होंगे कि हैंडलर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। तो सी इन जो है इट इज ए हैंडलर ऑब्जेक्ट, और ये जो हैंडलर ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है कीबोर्ड के साथ। ओके, ये एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट होता है, आपकी आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर ये डिक्लेयर्ड होता है, और ये लिंक्ड अप होता है कीबोर्ड के साथ। तो जब आप CNX करते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, तो होता ये है कि कीबोर्ड का डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है वेरिएबल एक्स के अंदर। तो एरोज जो है उनकी डायरेक्शन पे आप गौर कर सकते हैं कि कीबोर्ड पे यूजर ने जो भी की प्रेस की है या डेटा प्रेस किया है, वो डेटा या की जो है वो इंसर्ट हो जाती है आपके वेरिएबल एक्स के अंदर, और फिर आप इसको एक्सेस डिस्प्ले करते हैं कंसोल के ऊपर बाय यूजिंग द सी आउट स्टेटमेंट। अब सी आउट इज अनदर हैंडलर ऑब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड और लिंक्ड विद द डिस्प्ले डिवाइस। तो जिस तरह से सी इन एक हैंडलर ऑब्जेक्ट है विच इज लिंक्ड विद द कीबोर्ड, इसी तरीके से सी आउट भी एक हैंडलर ऑब्जेक्ट है विच इज लिंक्ड विद द डिस्प्ले डिवाइस। तो ये दोनों बेसिकली डिक्लेयर्ड हैंडलर ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं कीबोर्ड्स के साथ और डिस्प्ले डिवाइसेस के साथ। तो इसी तरीके से आपने अपना हैंडलर ऑब्जेक्ट बना दिया फाइल्स को रीड एंड राइट करने के लिए। तो उसी एनालॉजी को जरा सामने रखें। आपने फाइल को ओपन किया, और फिर अब इस स्टेटमेंट पे जरा गौर करें। आपने लिखा एज फाइल, और एज फाइल में जो डेटा है इट इज ट्रांसफर्ड इन द वेरिएबल ए। तो एग्जैक्टली वही प्रोसेस हो रहा है। पहले यहाँ पे सीन आप कीबोर्ड यूज करते थे, अब आपने यहाँ पे एज फाइल यूज की है। तो मतलब ये है कि एज फाइल इज ए हैंडलर ऑब्जेक्ट विच इज लिंक्ड और एसोसिएटेड विद दिस फाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइल में जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा ए के अंदर। तो इस फाइल के अंदर जो डेटा है, अब फाइल भी कुछ हद तक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो चूंकि ये कैरेक्टर वेरिएबल है तो ये एक ही कैरेक्टर ले सकता है, तो एक कैपिटल टी जो है वो आपके वेरिएबल ए जो है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही तरीका है, रूल्स वही हैं, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप अपने हैंडलर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, और उन हैंडलर ऑब्जेक्ट्स को यूज करके आप कंप्यूटर की या हार्ड ड्राइव की फाइल्स जो हैं उनमें से डेटे को रीड कर रहे हैं। जिस तरीके से आप इस डेटे को पहले रीड करके आए हैं कीबोर्ड से, और फिर आपने इसको राइट किया है कंसोल के ऊपर। अब कीबोर्ड जो है आप इसके बारे में पढ़ के भी आए होंगे, आप अब इसको ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस होती है, मतलब इसके थ्रू सिर्फ डेटा इनपुट हो सकता है, और डिस्प्ले या एलसीडी वगैरह जो है ये आउटपुट डिवाइस होती है, मतलब इस पे सिर्फ डेटा जो है वो आउटपुट हो सकता है। एक्सेप्ट द टच स्क्रीन्स वी हैव मोस्टली विद द कंप्यूटर्स एंड द सेल फोन्स, जो कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं कि कीबोर्ड से सिर्फ हम डेटे को इनपुट कर सकते हैं, और जो डिस्प्ले डिवाइस है इसके ऊपर हम डेटा जो है इसको सिर्फ आउटपुट कर सकते हैं। तो अनलाइक कीबोर्ड एंड डिस्प्ले डिवाइस जहां पे सिर्फ इनपुट और आउटपुट हो सकती है, जो कंप्यूटर फाइल्स होती हैं इन पे आप दोनों काम कर सकते हैं।
तो एक फाइल के ऊपर आप डेटे को इनपुट भी कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम में डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और आउटपुट भी कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम से डेटा फाइल के ऊपर राइट भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स होती हैं ये डुअल पर्पस होती हैं, मतलब इनमें इनपुट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ इनके ऊपर आउटपुट एक्टिविटीज जो है वो भी परफॉर्म हो सकती हैं। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने डिस्कशन की है। बड़ा शुरू से हम सी इन एंड सी आउट को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हमने रिवील किया है कि सी इन एंड सी आउट जो है ये भी हैंडलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं which are linked with associated with the keyboards and the display devices. Okay जी, ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के रीड करना क्या होता है फाइल में, या फाइल में इनपुट करना क्या होता है और आउटपुट करना क्या होता है। फाइल में से डेटे को अपने प्रोग्राम की तरफ ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हम इनपुट एक्टिविटी कहते हैं, और प्रोग्राम से डेटे को फाइल के ऊपर ट्रांसफर करना या राइट करना, इसको हम राइट या आउटपुट एक्टिविटी के तौर पे रिफर कर रहे होते हैं। ओके जी, तो अब आपने वहां से रीड किया और फिर उसको आपने कंसोल के ऊपर दोबारा से राइट कर दिया। ये नीचे आप सी आउट स्टेटमेंट जो है देख रहे हैं, जो कि ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेगी। हाँ जी, जरा थोड़ा सा हम आगे मूव कर रहे हैं और एक एग्जांपल जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन किया और फिर चेक किया। उसके बाद हमने एक एरे यूज कर दी। ये कल हमने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर भी यूज किया था कि हम एक एरे यूज कर रहे हैं और उस एरे के अंदर हम डेटा जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पूरी एरे का डेटा जो है वो आप देख सकते हैं कि आप फाइल का जो नाम है, कंप्लीट नेम जो है वो आपकी एरे में ट्रांसफर हो गया और फिर आप उसको कंसोल के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कल हमने ये भी देखा था कि जब आप मल्टीपल टाइम इसको रीड करते हैं तो अगले से अगले कैरेक्टर जो है वो भी आपके ट्रांसफर होते जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस प्रोसेस के लिए हम कोई लूप जो है इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम फाइल में डेटा जो है इसकी रीड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब फाइल में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा जो है इसको रीड करने की एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म करते हैं। इससे पहले जरा देखिएगा कि हमारे पास IF स्ट्रीम के अंदर एक माई फाइल EOF का फंक्शन अवेलेबल होता है। इसको हम एंड ऑफ फाइल फंक्शन कहते हैं। एंड ऑफ फाइल फंक्शन जो है ये एक तरह से हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि फाइल कहाँ पे एंड हो रही है। तो आप फाइल को कॉन्टिन्यूसली रीड करते रहे अपने प्रोग्राम के अंदर, रीड करते करते आप एंड पे पहुंच जाएं तो एंड पे जाके ये आपको बता देगा कि अब फाइल जो है वो एंड हो गई है, इसके अंदर फर्दर डेटा जो है वो फाइल के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। इट इज जस्ट लाइक द नल कैरेक्टर वी हैव इन द कैरेक्टर एरेज। आप जानते हैं कि हर कैरेक्टर एरे में जहां पे टेक्स्ट एंड होता है वहां पे हमारे पास नल कैरेक्टर अवेलेबल होता है। इसी तरीके से फाइल्स के अंदर जहां पे डेटा एंड होता है वहां पे हमारे पास एक सिंबल मार्कर अवेलेबल होता है और ये EOF का फंक्शन हमें बता देता है कि ये मार्कर इस वक्त आ गया है, मतलब डेटा फाइल का जो है वो एंड हो गया है। तो लेट्स से ये आपके पास एक फाइल है जिसमें ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। The most likely way for the world to be destroyed, most experts agree, is by accident. That is where we come in. We are computer professional and we cause the accidents. तो ये आपने टेक्स्ट जो है वो एक नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है, इसको सेव किया हुआ है और अब आप इसको रीड करने जा रहे हैं by using the this end of file structure. तो आप देखिएगा आपने एक लूप लिखा है जिसमें आपने यूज किया है not my file end of file। तो EOF आपने यूज किया है, आगे पैरेंथेसिस की सिंबल आएगी क्योंकि ये फंक्शन है। तो ये आपको बता देगा कि ये लूप उस वक्त फॉल्स हो जाएगा जब एंड ऑफ फाइल मार्कर आ जाएगा। तो जब तक वो मार्कर नहीं आएगा तो ये लूप जो है ये चलता रहेगा और ये जो एंड ऑफ फाइल मार्कर है ये आपकी फाइल के एंड पे पड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये एंड ऑफ फाइल मार्कर जो है वो पड़ा हुआ है जहां पे आपकी फाइल का डेटा जो है वो एंड हो रहा है। ओके जी, तो आप लूप के थ्रू इसको रीड करते जाएं। आप फाइल में से डेटा जो है उसको अपने वेरिएबल में ट्रांसफर कर दें
और फिर उसको कंसोल के ऊपर आउटपुट कर रहे हैं। इस तरह का जो रीड प्रोसेस है इसको हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग कहते हैं, बाय यूजिंग द लूप। तो आपका लूप एक्चुअली क्या करेगा कि ये सबसे पहले कैपिटल टी को रीड करेगा एक आइटरेशन में, फिर एच को, फिर ई को, फिर आगे स्पेस आ जाएगी और स्पेस को ये डील नहीं कर पाएगा। रीजन उसकी ये है कि ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये स्पेस को इग्नोर कर देता है। उसके बाद ये एम को रीड करेगा, फिर ओ को रीड करेगा, फिर एस को रीड करेगा और फिर टी को रीड करेगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है रीडिंग करता रहेगा जब तक एंड ऑफ फाइल मार्कर नहीं आ जाता। तो जब एंड ऑफ फाइल मार्कर आ जाता है तो आपका लूप फॉल्स हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है और सारा डेटा आपका जो है वो कंसोल के ऊपर जो है या स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। इस कोड की जब आप आउटपुट जो है इस पे गौर करेंगे तो आउटपुट आपको जरा थोड़ी स्ट्रेंज नजर आएगी। रीजन उसकी ये है कि इसमें आपको स्पेस की सिंबल नजर नहीं आएगी। स्पेस आप जानते हैं इग्नोर बाय द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो इसलिए ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो अगर आप स्पेस को रीड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक गेट का फंक्शन अवेलेबल होता है। IF स्ट्रीम के अंदर रिटर्न एक गेट का फंक्शन होता है, ये भी कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है, एक कैरेक्टर को, और ये स्पेस को भी रीड कर सकता है। इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग द स्पेस या इनविजिबल सिंबल्स। तो अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप देखेंगे कि ये आपके सारे कैरेक्टर्स जो हैं इनको रीड करके स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अगेन जो इसका रीड प्रोसेस है याद रखें वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग है। तो यहाँ पे मैं जरा इसको थोड़ा सा शो करके इस सेम कोड को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम कोशिश करते हैं कि इसको वो जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे थे वहां पे जरा इसको चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कोड है और यहाँ पे आके मैं इस कोड को जो आपने अभी देखा है इसको थर्ड स्टेप के तौर पे पेस्ट कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा विद द नेम CH, दैट्स अ वेरिएबल विद द नेम CH, कैरेक्टर वेरिएबल, और ये अब फाइल जो है इसको रीड करता जाएगा, वन बाय वन कैरेक्टर्स जो है इनको डिस्प्ले कर देगा और आपकी फाइल जो है इसको कम्प्लीटली जो है वो रीड करके डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि ये गेट का फंक्शन है तो ये स्पेस जो है इसको रीड करेगा, इसलिए आपको वो डेटा जो कल के लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि वो सारा आपको जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये लूप जो है ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपकी फाइल में एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं आ जाता, जो कि फाइल के अंदर बिल्कुल आखिर में पड़ा होता है। जस्ट लाइक द लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर वी हैव इन कैरेक्टर एरेज। ओके जी, तो आप अगर स्पेसेस को रीड करना चाह रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप गेट का फंक्शन जो है इसको यूज कर लें। थोड़ा हम आगे मूव कर रहे हैं और ये प्रोग्राम या कोड जो है ये आपको यहाँ पे भी कंप्लीटली जो है वो लिखा नजर आ जाएगा कि हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, गेट किया फाइल को और वन बाय वन जो है इसको डिस्प्ले कर दिया। तो आप इस तरीके से फाइल जो है इसके डेटे को रीड कर सकते हैं। इनफैक्ट इस कोड को यूज करके आप किसी भी तरह की टेक्स्ट फाइल जो है उसके कंप्लीट डेटे जो है इसको रीड कर सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डेटा है कंप्लीटली आपको यहाँ पे जो है वो लिखा नजर आ रहा है। जो डेटा आपकी फाइल के अंदर था एग्जैक्टली जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब जरा थोड़ी सी एक और एग्जांपल कंसीडर कर लीजिएगा। लेट्स से कि आपकी फाइल के अंदर ये कुछ रिकॉर्ड सेव हैं और ये रिकॉर्ड जो हैं ये किसी बैलेंस शीट के रिकॉर्ड्स हैं। फर्स्ट कॉलम जो है इसमें आपने लोगों का अकाउंट नंबर जो है वो सेव किया हुआ है। फर्स्ट बिल्कुल जो आपका कॉलम है इसमें अकाउंट है, लेट्स कॉल इट AC अकाउंट नंबर, हैश से मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। और जो सेकंड कॉलम है इसमें आपने लोगों के नेम सेव किए हुए हैं, यहाँ पे आपको नेम नजर आ रहा है। ये एक फाइल है जिसके अंदर ये डेटा सेव है और एंड के ऊपर जो है वो आपको बैलेंस जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको बैलेंस जो है वो
नजर आ रहा है। ओके, ये और तरीके से भी हो सकता है। लेट्स से आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी है, फर्स्ट में आपका फर्स्ट नेम है, सेकंड में फोन नंबर है, फिर ईमेल एड्रेस है। इस तरह से आपने टेलीफोन डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन जो है वो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो सेव की हुई है। तो एक जो यहाँ पे रो आपको नजर आ रही है वो बेसिकली किसी एक बंदे का रिकॉर्ड है जो कि आपने यहाँ पे इस फाइल के अंदर सेव किया हुआ है। अब आप ये चाह रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को आप अपने प्रोग्राम के अंदर रीड करें, इसकी रीडिंग परफॉर्म करें और फिर इसके ऊपर आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज जो है उसको परफॉर्म करें। तो लेट्स सी हाउ वी कैन परफॉर्म द रीड प्रोसेस। अभी हमने फाइल को ओपन किया है रीड पर्पस के लिए और इसके लिए हमने ये एक हैंडलर ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पे हमने फाइल को ओपन कर दिया है रीड मोड में। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं और जरा गौर करिएगा, हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, अकाउंट, कैरेक्टर नेम विच इज एन एरे और फ्लोट बैलेंस टाइप के हमने 3 वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करवाए हैं। आइडिया ये होगा कि फर्स्ट वेरिएबल के अंदर हम अकाउंट सेव कर लेंगे, सेकंड एरे के अंदर हम नेम सेव कर लेंगे और थर्ड के अंदर वो जो फ्लोट में आपको बैलेंस नजर आ रहा था हम उसको सेव कर लेंगे। और हम यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, लेबल कर रहे हैं अकाउंट नेम एंड बैलेंस। उसके बाद हम लूप चला रहे हैं जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाती, ये लूप जो है वो चलता रहेगा। और इसमें आप देखिएगा यू प्रोबेबली नो द बेनिफिट ऑफ स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे हमने एज फाइल में डेटा, सबसे पहला डेटा जो है वो हमने ट्रांसफर कर दिया अकाउंट के अंदर, उससे अगला डेटा जो है वो हमने ट्रांसफर कर दिया नेम के अंदर। तो लेट्स से आपकी जो फर्स्ट रो थी उसमें लिखा हुआ था 100 और उसके बाद नेम लिखा हुआ था, लेट्स से नेम इज वकार और यहाँ पे लिखा हुआ था 100.7। अब जरा गौर करिएगा, सबसे पहला जो रिकॉर्ड है ये आपके अकाउंट वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब जरा देखिएगा, चूंकि आपने यहाँ पे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ इग्नोरिंग द स्पेस। तो ये सारी स्पेस को इग्नोर कर दे और अगला रिकॉर्ड इससे जो है नेम वाला वो ट्रांसफर हो जाएगा ये कैरेक्टर एरे के अंदर। एंड अगेन वी हैव यूज्ड द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो आगे वाली जो स्पेस है इसको इग्नोर कर देगा और ये जो थर्ड रिकॉर्ड है 100.7 ये बैलेंस के अंदर सेव हो जाएगा। ओके जी, इसको उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस सारे को आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, 1 बाय 1 इस सारे को आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगली दफा जब ये लूप चलेगा नेक्स्ट आइटरेशन में, तो ये अगले रिकॉर्ड को रीड कर लेगा। लेट्स से अगला रिकॉर्ड है 101 और यहाँ पे नेम है लेट्स से AB और यहाँ पे है 7.5। तो अगली आइटरेशन में ये इसी तरतीब से 101 को अकाउंट में रीड करेगा, नेम को एरे में रीड करेगा, AB को एरे में और बैलेंस 7.5 को बैलेंस में रीड करेगा और ये तब तक करता रहेगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कि अगर आपने गेट का फंक्शन यहाँ पे यूज किया होता तो उसके थ्रू आप ये काम ना कर पाते, क्योंकि उसने स्पेस को रीड करना था और स्पेस को रीड करने की वजह से वो आपका जो रिजल्ट्स हैं उनको सही तरीके से परफॉर्म ना करता। तो हमने एक बेनिफिशियल एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म की है बाय यूजिंग द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इस तरीके से हम इसको एक अप्रोप्रिएटली इसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जो यूज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके जी, तो अब अगर आप आउटपुट करेंगे तो आपको ये जो डेटा है फाइल का वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हुआ नजर आ जाएगा। इसमें इशू ये है कि ये लूप एक टाइम ज्यादा चल जाता है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जब इसको नजर आता है तो ये एक दफा ज्यादा या एक्स्ट्रा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ये इनपुट स्टेटमेंट जो है यही आप लूप की कंडीशन के अंदर लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स होते हैं इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है
कि जब तक इनपुट मिलती रहती है ये 1 रिटर्न करते रहते हैं, और जब इनपुट मिलना स्टॉप हो जाती है तो ये 0 रिटर्न कर देते हैं। तो इनकी कैपेबिलिटी को यूज करते हुए हम यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट को लूप की कंडीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब तक फाइल के अंदर डेटा होगा तो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा, जब डेटा खत्म हो जाएगा तो ये 0 रिटर्न करेगा। 0 का मतलब यह है कि लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फर्दर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, प्रोबेबली ये आपकी लैब के अंदर भी है कि आस्क द यूजर टू एंटर द नेम ऑफ द फाइल एंड ओपन दिस फाइल। तो इसको भी जरा देख लीजिएगा। हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कि आप यूजर को ये कह रहे हैं कि एंटर द नेम ऑफ द फाइल, और उसने नेम ऑफ द फाइल यहाँ पे एंटर किया है। और नेम ऑफ द फाइल जो है ये एक्चुअली वो कोड फाइल ही है जिसको आप एग्जीक्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसी को आपने यहाँ पे रीड कर लिया है और नीचे आपको वही रीड हुई जो है वो नजर आ रही है। पूरी की पूरी आपकी कोड फाइल जो है नीचे कंसोल के ऊपर आपको नजर आ रही है, क्योंकि आपकी सीपीपी फाइल जिसको कोड फाइल कहा जाता है वो भी एक टेक्स्ट फाइल होती है। तो आपके प्रोग्राम ने उसको भी रीड करके कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। इसका जरा कोड देख लें क्विकली। आपने fstream का ऑब्जेक्ट बना लिया है। आप fstream ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। यूजर को कहा है कि एंटर द नेम ऑफ द फाइल, और गेट स्ट्रिंग के साथ आपने नेम ऑफ द फाइल को गेट किया है। उसके बाद फाइल को आपने ओपन किया है। ये याद रखिएगा कि जब आप यूज कर रहे होते हैं fstream ऑब्जेक्ट वर्किंग के लिए, तो फिर आपको मोड जो है वो लाजमी तौर पे देना पड़ता है। यू कैन नॉट इग्नोर द मोड, चूंकि ये जेनेरिक ऑब्जेक्ट होता है fstream। ये इनपुट के लिए भी यूज हो जाता है, आउटपुट के लिए भी यूज हो जाता है। उसके बाद आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, फिर आपके पास वही कोड है कि आपने 1 बाय 1 जो है वो रीड करके इसको कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा देना। ओके जी, यहाँ पे अब हम जरा इस डिस्कशन को थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। ये मैं स्लाइड्स नेक्स्ट टाइम कवर कर लूंगा। ये थोड़ा सा मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर कोई 5-6 मिनट्स के अंदर जो है वो डिस्कशन करना चाहूंगा क्विकली, वो जरा देख लीजिएगा। आपका फाइनल प्रोजेक्ट जो है ये अनफॉर्चुनेटली जो हालात चल रहे हैं इसकी वजह से अब ये इंडिविजुअल होगा। हर बंदा जो है वो अपना प्रोजेक्ट सेपरेटली जो है वो परफॉर्म करेगा। इसकी वेटेज आपको नजर आ रही है 20% सेशनल में है और लैब की 50% के करीब है। चूज फ्रॉम ए रैकेट मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर गेम, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर क्लासेस, फाइल हैंडलिंग और एरेज के टॉपिक जो है ये जरूर कवर होने चाहिए। आप चूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स, ये कुछ एग्जांपल हैं, इनमें से कुछ चूज कर सकते हैं या आप खुद से कुछ सोच सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है और मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है। और अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लेट से आपने चूज किया हुआ है तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन तो सेव होगी डॉक्टर की, जिसमें आप एट्रीब्यूट्स देंगे, डॉक्टर नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्पेशलिटी, पेशेंट की इंफॉर्मेशन आप सेव करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और ऑपरेशंस आपके क्या होंगे, इनपुट का ऑपरेशन होगा, मतलब डॉक्टर और पेशेंट की इंफॉर्मेशन को इनपुट करना, सेव करना, डिस्प्ले करना, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले विद फर्स्ट नेम, सिटी एंड लास्ट नेम सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपडेट करना किसी डॉक्टर या पेशेंट की इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को डिलीट करना, किसी डॉक्टर या पेशेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करना। और एक ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एडमिट का। लेट्स से कोई पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आपने उसके रिकॉर्ड जो है उसको सेव करना है, कौन सा डॉक्टर उसको डील कर रहा है और किस पर्पज के लिए वो एक्चुअली एडमिट हुआ है। इसी तरीके से कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, ये जो आपके कोर्सेज होते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह के, इसके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। इसमें ऑपरेशंस आपने क्या करने हैं, ऐड रिकॉर्ड, कोर्सेज का रिकॉर्ड, टीचर्स का रिकॉर्ड, डिस्प्ले आल, डिस्प्ले विद टाइटल, एलोकेट पोस्ट टू ए टीचर, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। एलोकेट का मतलब एक कोई खास टीचर है वो किसी खास कोर्स जो है इसको टीच कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी रिकॉर्ड जो है इसको आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपको अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नजर आ रहा है, इसमें रिकॉर्ड आप सेव कर सकते हैं बुक्स का, स्टूडेंट्स का, और ऑपरेशन इसमें हो सकते हैं डिफरेंट तरह के, वो यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है और मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यू कैन चूज फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स। और ये आपने जरा रिक्वायरमेंट थोड़ी ख्याल रखनी है कि नो मोर देन
3 स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन चूज सेम प्रोजेक्ट, तो आपको एक डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो मैं प्रोजेक्ट टाइटल जो है इसका एक कमेंट क्रिएट कर दूंगा, तो आपने उस कमेंट के ऊपर जो है वो अपने प्रोजेक्ट के टाइटल देते जाना है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि 3 से ज्यादा टाइटल जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। मैक्सिमम एक क्लास के अंदर 3 टाइटल जो है वो यूज हो सकते हैं। आपके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, मतलब आपने सबमिट क्या करवाना है। अभी इनिशियली आप प्रपोजल देंगे, फिर एंड के ऊपर आप रनिंग प्रोग्राम और 7 पेज रिपोर्ट देंगे। असेसमेंट आपकी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होगी, होपफुली हालात अगर बेहतर हो जाते हैं, अदरवाइज आपको अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके सेंड करनी पड़ेगी। और प्रपोजल की जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट वीक तक है, ये ज़हन में रखिएगा। और रिपोर्ट वगैरह की यहाँ पे डिटेल है। राइटिंग ऑन अ फाइल यहाँ पे आ गया। प्रपोजल जो है यहाँ पे इसकी जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शायद रिटर्न हो या प्रॉब्लम एंड के ऊपर है। एनीहाउ ये मैं कमेंट की फॉर्म में थोड़ी डिटेल प्रोजेक्ट के प्रपोजल की भी बता दूंगा कि उसमें आपने क्या मेंशन करना है। और नेक्स्ट वीक तक आपको इसको सबमिट करवाना होगा। मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा, वहां पे आप प्रपोजल जो है वो सबमिट करवाएंगे। टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं कमेंट क्रिएट कर दूंगा। तो आपने तरतीब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर अपना प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो डिफाइन करना है। और 3 से ज्यादा जब हो जाएंगे तो फिर कोई फर्दर उस टाइटल को चूज नहीं कर सकता। ओके जी, दैट्स ऑल वी हैव। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।